गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। आज का एपिसोड विशेष तौर पर जियोमॉर्फोलॉजी से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित होगी, जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे बेहतर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ऊष्मा का मुख्य कारण है, उसका सोर्स जो है वह है रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन। तो यही मुख्य कारण है जिसके कारण से पृथ्वी के आंतरिक भाग का टेम्परेचर प्रति 100 मीटर पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हमें देखने को मिलती है। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है। दूसरा लिखा है, क्रस्ट की निचली परतों की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है। तो ये तो ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट के भी दो पार्ट होते हैं, एक आउटर क्रस्ट मतलब अपर क्रस्ट होता है, एक लोअर क्रस्ट होता है। तो ऐसे में ऊपरी क्रस्ट का डेंसिटी कम रहेगी और निचले क्रस्ट की डेंसिटी अधिक होगी। तो यह तथ्य तो पूरी तरीके से सही है। लेकिन जो लिखा है क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्रमिक वृद्धि यहाँ पर नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर वेग में फ्लक्चुएशन होता है, अर्थात वृद्धि भी होती है तो कमी भी होती है। तो इस आधार पर पहला नहीं सही है, लेकिन दूसरा सही है। तीसरे की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है पृथ्वी की बाह्य अंतरतम कोर गलित अवस्था में है। अर्थात जो हमारा एक कोर एरिया है, कोर के अगर दो पार्ट कर दें तो एक होता है आउटर कोर, एक होता है इनर कोर। आउटर कोर की बात कर रहा है तो आउटर कोर किस अवस्था में होता है, तो तरल अवस्था में होता है, या हम कह सकते हैं मोल्टर स्टेज में होता है। तो यह भी तथ्य सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चौथा यहाँ पर लिखा है पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम कोर की सीमा का निर्धारण मोह असंबद्धता द्वारा किया जाता है। यहाँ पर मेंटल और कोर की बात किया है, अर्थात यह कोर हो गया और यह मेंटल, इनके मध्य की जो सीमा है आसान तथ्य, इसके विषय में प्रश्न पूछा है क्या यहाँ पर मोह होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम क्रम से बात करें तो जो क्रस्ट को दो भागों में बांटता है वहाँ पर मोह है। जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है उसका नाम यहाँ सबसे पहले होता है कोनराड। क्या होता है, कोनराड। फिर मोह होता है, फिर यहाँ पर रेपटी होता है। जो मेंटल को दो भागों में बांटता है इसका नाम रेपटी हो जाता है। मेंटल और कोर को जो अलग करता है उसका नाम गटेनबर्ग होता है, तथा कोर को दो भागों में जो बांटता है उसका नाम होता है लेहमन। इस आधार पर हम इस प्रश्नों को दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले होता है कोनराड। क्या होता है, कोनराड। फिर होता है मोह। क्या होता है, मोह। फिर होता है रेपटी। यहाँ पर होता है गटेनबर्ग और यहाँ पर होता है लेहमन। क्या होता है, लेहमन। इस आधार पर क्रम से है। तो जो ये प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि मेंटल और अंतरतम कोर, तो यहाँ पर जो अगर बात करें कौन सा आसान तथ्य है तो उसका नाम है गटेनबर्ग, ना कि मोह। मोह कहाँ पर होता है, तो क्रस्ट और मेंटल के मध्य में होता है। तो इस आधार पर ये भी गलत है, अर्थात जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड और थर्ड, क्योंकि पहला भी गलत है और चौथा भी गलत है। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा है पृथ्वी के अंतरतम केंद्रीय भाग की भौतिक अवस्था है। पृथ्वी का जो अगर हम केंद्र की बात करें, अगर आप क्रस्ट से कोर की तरफ चलते हैं तो क्रस्ट के भी दो पार्ट है, एक है आउटर क्रस्ट, एक मतलब एक होता है अपर क्रस्ट, एक होता है लोअर क्रस्ट, जिनके मध्य में एक आसान तत्व होता है जिसका नाम है कोनराड। फिर हम क्रस्ट और मेंटल के मध्य में भी एक आसान तत्व होता है जिसको कहते हैं मोह। मेंटल के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपर मेंटल, एक होता है लोअर मेंटल। फिर अगर देखें तो मेंटल और कोर के मध्य में एक आसान तत्व होता है जिसका नाम है गटेनबर्ग, और मेंटल का दो भाग जो करते उसका नाम है रेपटी।
अभी हमने चर्चा किया है। तो इन तथ्यों को भी आपको ध्यान रखना है। और जो कोर को दो भागों में बांटता है इसका नाम होता है लेहमन। यहाँ पर अगर हम इनके स्टेज की बात करें तो जो हमारा क्रस्ट है ये पूरी तरीके से सॉलिड स्टेज होता है। मेंटल का जो भाग है इसका कुछ भाग आपका अर्ध तरल अवस्था में होता है, कुछ भाग ठोस अवस्था में होता है। मेंटल का जो निचला भाग है यह ठोस अवस्था में है, जो लेकिन जो अपर वाला पार्ट है अर्थात जो इसका दुर्बल मंडल पार्ट है वहां पर अर्ध तरल अवस्था में आती है। इसी प्रकार कोर की बात करें तो कोर का यह वाला पार्ट, आउटर वाला पार्ट जो है यह तरल है लेकिन इनर पार्ट ठोस है। तो यहाँ पर पूछ रहा है अंतरतम। अंतरतम का तात्पर्य होता है इनर, इनर कोर। तो इनर कोर का जो स्टेज होता है यह सॉलिड स्टेज है। कैसा स्टेज है? सॉलिड स्टेज है अर्थात ठोस अवस्था में है। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। यहाँ पर स्थल मंडल के विषय में प्रश्न पूछा है। स्थल मंडल के विषय में यह जानकारी आपको होनी चाहिए कि स्थल मंडल दो परतों से मिलकर के बना है। एक तो क्रस्ट जो हमारा आउटर पार्ट है, क्रस्ट, तथा जो अपर मेंटल है, क्योंकि मेंटल के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपर मेंटल, एक होता है लोअर मेंटल। जो जहाँ से इनका विभाजन होता है वह डिस्टेंस होती है 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर के ऊपर का पार्ट होता है अपर मेंटल और उसके नीचे होता है लोअर मेंटल। अपर मेंटल को पुनः दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है अपर मेंटल का अपर पार्ट, एक होता है अपर मेंटल का लोअर पार्ट। तो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का अपर पार्ट, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो इससे बनता है स्थल मंडल। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं स्थल मंडल में क्रस्ट भी है और मेंटल का भी भाग है। लेकिन ये पूरा स्थल मंडल आपका पूरा सॉलिड स्टेज में है। किस अवस्था में है? ये पूरा ठोस है। ये पूरा कैसा होता है? ठोस अवस्था होती है। लेकिन इसके नीचे जो अपर मेंटल का लोअर पार्ट है इसी को हम कहते हैं दुर्बल मंडल, और यह अर्ध तरल अवस्था में होता है। यही आपका मैग्मा चैम्बर कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्मा चैम्बर कहलाता है। तो इस आधार पर स्थल मंडल को जो वर्णित करता है वो कौन वर्णित करता है? तो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। तो हम कह सकते हैं भूपटल व ऊपरी मेंटल को मिला करके बनता है हमारा स्थल मंडल। तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा? सी वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है पृथ्वी की नीफे परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है। वैसे अगर क्रम से बात करें तो सियाल, सीमा, नीफे होता है। सियाल जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम होता है। दूसरी परत जिसको हम सीमा कहते हैं, इसी को मेंटल कहते हैं, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। तीसरा परत जिसको हम कोर कहते हैं, इसमें निकिल और फेरस की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? निकिल और फेरस की अधिकता होती है। जो हमारा मध्य मंडल है या जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं, इसी का एक और नाम है और वह नाम है आपका पायरोस्फीयर। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है पायरोस्फीयर किस मंडल को कहते हैं, तो पायरोस्फीयर हम किसको कहते हैं? तो मध्य मंडल को या मेंटल को कहते हैं। इसी प्रकार जो हमारा केंद्र मंडल होता है या जो कोर होता है, कोर को ही एक नाम और देते हैं बायरोस्फीयर। क्या कहते हैं? बायरोस्फीयर। और इसी को कहते हैं गुरुमंडल। तो अल्टरनेट नाम को भी आपको स्मरण रखना है। इसी प्रकार अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं घनत्व बढ़ता चला जाता है। सर्वाधिक घनत्व कोर का मिलता है और केंद्र तक पहुंचते पहुंचते जो डेंसिटी होती है यह करीब करीब आपको 15 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मिल जाता है। लेकिन अगर सियाल की बात करें, जो क्रस्ट है, क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है? तो 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जो हमारा मेंटल या सीमा है इसकी डेंसिटी है 5.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जो कोर है इसकी डेंसिटी होती है 8 से 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगर पूरे पृथ्वी का औसत घनत्व की हम बात करें तो 5.5 ग्राम मिलता है। कितना मिलता है? 5.5 ग्राम मिलता है। इस आधार पर इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो तो यही पूछा है कि नीफे परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है, तो निकिल की और फेरस की। फेरस का तात्पर्य होता है लोहे की। फेरस का तात्पर्य क्या है? लोहा। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लिखा है पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सबसे सटीक प्रमाण मिलता है। तो सबसे सटीक प्रमाण क्या मिलता है अभ्यंतर के बारे में? अभ्यंतर का तात्पर्य होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो हमको जानकारी प्राप्त है, उस जानकारी का सबसे प्रमाणिक आंसर हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भूकंप शास्त्र से मिला है। कहाँ से मिला है? भूकंप शास्त्र से मिला है। वैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कई सिद्धांत आते हैं। वहाँ पर ताप पर आधारित सिद्धांत है, दाब पर आधारित सिद्धांत है, घनत्व पर आधारित सिद्धांत है, लेकिन सबसे जो प्रमाणित सिद्धांत है वो है भूकंप शास्त्र, सिस्मोलॉजी। और सिस्मोलॉजी के आधार पर ही हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ पर बात करें जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, मतलब भूकंप जो सबसे पहले पृथ्वी की सतह को टच करता है, हिट करता है,
उसको कहते हैं एपिसेंटर या इसी को कहते हैं अधिकेंद्र। और इसके ठीक 180 डिग्री पर भूकंप जब पहुंचता है या इसका जो 180 डिग्री का बिंदु है उसको कहते हैं एंटीपोड, प्रतिध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रतिध्रुव। सतह पर जो भूकंप की तरंगें होती हैं या यल वाली चलती हैं। आंतरिक भाग में यस और पी तरंग चलती है, इसलिए यस और पी को हम लोग पिंड तरंग कहते हैं। लेकिन जो यस वाली तरंग केवल सॉलिड स्टेज में चलती है और पी वाली जो तरंग होती है या सॉलिड, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में चलती है। तो इस आधार पर जो यस वाली है केवल आउटर कोर के पार्ट को छूते हुए निकल जाती है या कोर में प्रवेश नहीं करती है, लेकिन जो पी वाली तरंग है या कोर में भी प्रवेश करती है। तो हम कह सकते हैं भूकंप शास्त्र के माध्यम से ही हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में स्पष्ट जानकारी देते हैं। और यहीं पर एक हमको भूकंप छाया का क्षेत्र मिल जाता है जिसका विस्तार 102 से 104 डिग्री से लेकर के 140-42 डिग्री तक के मध्य के क्षेत्र को हम लोग क्या नाम देते हैं? भूकंप छाया क्षेत्र देते हैं। यहाँ से भी प्रश्न कभी काल पूछा जाता है। बाकी इन सब पे चर्चाएं हम लोग कालक्रम में करते रहेंगे जैसे जैसे हमारा यह एपिसोड आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि साथ में हमारा अभी भारत का जो भूगोल है उसका भी अभी एपिसोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। साथ में हम लोग मानचित्र द्वारा भारत के भूगोल पर भी चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी साथ में चल रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं 3 सीरीज हम एक साथ चला रहे हैं। एक जियोमार्फोलॉजी पर डिस्कशन हो रहा है प्रश्नों का, एक इंडियन ज्योग्राफी पर डिस्कशन हो रहा है और एक मानचित्र द्वारा भारत के भूगोल पर डिस्कशन हो रहा है। तो कालक्रम में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा है, पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी परतें बाहर से अंदर की ओर सही क्रम में है? तो सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। इसी को हम कहते हैं सियाल, इसको कहते हैं सीमा। ये सियाल है या सीमा है या निफे। इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा, अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा क्रस्ट, मेंटल और कोर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो घनत्व होता है, तो पृथ्वी का जो एवरेज घनत्व है 5.5 ग्राम। कितना है? 5.5 ग्राम। क्रस्ट का जो घनत्व है अभी आपने इसके विषय में अतीत में देखा है। यहाँ पर हमने लिखा है क्रस्ट का जो या सियाल कहें तो इसका 3.5 है, सीमा का 5.6 है और निफे का 8 से 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आपको डेंसिटी मिलती है। इस आधार पर अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, गटनबर्ग जो असंबद्धता है निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? तो हमने आपसे अभी अभी डिस्कस किया था कि क्रस्ट को 2 भागों में बांटने वाली का जो नाम है इसका नाम कॉनराड है। क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली का जो नाम इसका नाम मोहो है। क्रस्ट को 2 भागों में बांटने वाली का जो नाम उसका नाम रेपटी है। तथा क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली संरचना का नाम है गटनबर्ग। क्या नाम है? इसी का नाम है गटनबर्ग। तथा कोर को 2 भागों में बांटने वाली संरचना का नाम है लेहमन। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है गटनबर्ग असंबद्धता किसके मध्य में है? तो मेंटल और कोर के मध्य में है। मेंटल में भी निचला मेंटल है और कोर में भी आउटर कोर है। तो आप प्रश्न के अनुसार और विकल्प के अनुसार हमको उत्तर देना है। यहाँ पर अपने विकल्प में हम देखते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है निचला मेंटल और ऊपरी कोर। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मेंटल का यह निचला पार्ट है और यह कोर का बाहरी भाग है। तो इस आधार पर यही आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी के ऊपरी कोर एवं निचले कोर के मध्य अवस्थित असंबद्धता का क्या नाम है? तो उसका नाम होता है लेहमन। क्या नाम होता है? लेहमन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंतरिक संरचना के विषय में पूछ रहा है। और वैसे अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो इस पर 2 आंकड़े हमारे सामने हैं। अगर समस्त पृथ्वी की बात करें तो समस्त पृथ्वी में जो सर्वाधिक प्रचुरता है वह लोहे की है, क्योंकि पूरा हमारा जो कोर है उसमें आयरन की ही अधिकता है। उसके पश्चात दूसरा जो तत्व पाया जाता है पूरी पृथ्वी में वह ऑक्सीजन है, फिर सिलिका है। लेकिन अगर भू प्रॉपर्टी की हम बात करें, अर्थात जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा सियाल है, उसमें सर्वाधिक किस तत्व की प्रचुरता है? तो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके पश्चात सिलिका है, फिर एल्युमिनियम है। तो यहाँ पर जो हमारे सामने विकल्प हैं इनमें से हमको चयन करना है कि कौन सा असत्य है, अर्थात सत्य इसमें 3 है, एक है जो असत्य है। पहला लिखा है एस्थेनोस्फीयर आंशिक पिघली हुई अवस्था में है, ये ठीक है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो दुर्बल मंडल है यह अर्ध तरल अवस्था में है, तो यह तथ्य सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर लिखा है पृथ्वी का क्रोड जो है यह निकिल तथा लोहे से बना है, ये भी ठीक है। फिर लिखा है पृथ्वी का भूपृष्ठ अधिकांशतः मैग्नीशियम से निर्मित है, ये गलत है, क्योंकि हमने देखा है कि जो भूपृष्ठ है इसका सर्वाधिक भाग किसके बना है? ऑक्सीजन से बना है। उसके बाद सियाल है, फिर एल्युमिनियम है।
यह हमारा गलत है और यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। और चौथा लिखा है पृथ्वी का अधिकतम भाग मेंटल से बना है। तो अगर हम पृथ्वी के तीनों भागों की चर्चा करें तो पृथ्वी में 3 भाग हैं, एक होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल, एक होता है कोर। तो समस्त पृथ्वी का 1% जो आयतन है वह क्रस्ट का बना है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.5% होता है। अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल का जो आयतन पूरे पृथ्वी में है कितना है? 84% है, और इसका जो भार है, मास है, यह लगभग 67% है। कोर की अगर हम बात करें तो कोर का आयतन समस्त पृथ्वी का मात्र 15% है, लेकिन इसका भार सबसे मतलब तुलनात्मक तौर पर ज़्यादा है, 32.5% पूरे पृथ्वी का भार कोर में विद्यमान है। यहाँ पर लिखा है पृथ्वी का अधिकतम भार कहाँ पर है? तो अधिकतम भार आपका मेंटल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मेंटल में मिलेगा। तो यह भी तथ्य सही है। तो हमको किसका चयन करना था? असत्य का चयन करना था। तो असत्य वाला केवल यहाँ पर सी है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लिखा है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है। यहाँ पर पहला लिखा है एस्थेनोस्फीयर आंशिक पिघली अवस्था में होते हैं। ये तो सही है, क्योंकि एस्थेनोस्फीयर आपका अर्ध तरल अवस्था में होता है, जिसको प्लाज्मा स्टेज कहते हैं। फिर दूसरा लिखा है लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती, ये भी सही है। तीसरा लिखा है महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी होती, ये भी सही है, क्योंकि ज्वालामुखी की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ग्रेनाइट, उसी से हमारा महाद्वीपीय संरचनाएं बनी हुई हैं। फिर लिखा है पृथ्वी का क्रोड या कोर मुख्य मैग्नीशियम से बना है। तो क्रोड जो है यह मैग्नीशियम से नहीं बना है, बल्कि निकिल और फेरस से बना है। किससे बना है? निकिल और फेरस से बना है। इस आधार पर हमारा यही सही नहीं, बाकी सब सही हैं, अर्थात आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। क्या हो जाएगा? ए, बी और सी, अर्थात सी आंसर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा है भू प्रॉपर्टी के निर्माण में सिलिकॉन की मात्रा निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सी है? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि भू प्रॉपर्टी का अधिकांश भाग किससे बना है? तो ऑक्सीजन से बना है। लगभग 46.8% भाग पूरे भू प्रॉपर्टी का अर्थात क्रस्ट का किससे बना है? तो ऑक्सीजन से बना है। उसके पश्चात किसका कंट्रीब्यूशन है? तो सिलिकॉन का है, फिर एल्युमिनियम है, फिर आयरन है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है सिलिका के बारे में। किसके बारे में? सिलिका के बारे में, अर्थात सिलिकॉन के बारे में। तो सिलिकॉन का कितना कंट्रीब्यूशन है भू प्रॉपर्टी में? तो 27.72% है। कितना है? 27.72% है। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लिखा है मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की प्रॉपर्टी प्लवन करती है को कहते हैं। तो मेंटल के ऊपर ऊपरी भाग जिसको हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही हमारा स्थल मंडल तैरता है, और जिसके बृहद खंड को हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। तो स्थल मंडल के ही बृहद खंड को प्लेट कहते हैं, जो दुर्बल मंडल के ऊपर या एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरता है। और एस्थेनोस्फीयर क्या है? तो मेंटल का ऊपरी भाग है, और इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लिखा है पृथ्वी के अंदर अर्थात भूमि के अंदर जाने पर औसत कितनी गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है? तो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि 100 मीटर पर लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, अर्थात 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि आपको औसत रूप में देखने को मिलेगी। और यह टेम्परेचर में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव मटेरियल उपलब्ध होते हैं, साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स के परिणाम स्वरूप भी टेम्परेचर में कुछ इंक्रीमेंट देखने को हमको मिलता है। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करते हैं, अर्थात उच्चावच के विषय में बता रहा है कि उच्चावच का तात्पर्य क्या होता है? भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है। तो ये सही है, उच्चावच का तात्पर्य ही यही होता है कि भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को। फिर लिखा है पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप क्या कहलाता? स्थलाकृति कहलाती। ये भी बात सही है, क्योंकि स्थलाकृति का तात्पर्य होता है विभिन्न उच्चावच जैसी स्थलाकृतियों का सम्मिलित प्रतिरूप होता है। फिर लिखा है उच्चतादर्शी वक्र क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित करता है। ये भी पूरी तरीके से सही है, अर्थात जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्थात सभी असत्य हैं, अर्थात यहाँ पर सत्य नहीं है। तो इसका तात्पर्य है सब सत्य हैं, केवल एक गलत है। पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, ये बात तो ठीक है, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि पृथ्वी का अधिकांश भाग कैसा है? मेंटल से बना है। फिर लिखा है पृथ्वी की परत सियाल से बनी है। हाँ, ये भी ठीक है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है किससे बना है? सियाल से बना है। फिर लिखा है सागर तल सीमा से बना है, ये भी लगभग ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तीसरा लिखा है सियाल यानी सीमा सियाल के ऊपर तैरता है, ये गलत है, बल्कि हम कहते हैं कि सीमा
सियाल के ऊपर नहीं बल्कि सियाल सीमा के ऊपर तैरती। आप जब ऐसे बनाते हैं, ऊपरी पार्ट आपका क्या है, सियाल है, फिर सीमा है, तो यहाँ पर सियाल आपका सीमा के ऊपर तैरता है। सीमा के ऊपर कौन तैरता है, तो सियाल तैरता है। जो प्लेट है, प्लेट किसके ऊपर तैरता है, तो सीमा के ऊपर तैरता है। तो इस आधार पर यही हमारा सही नहीं है, बाकी सब सही है और गलत का ही चयन करना है, तो यही गलत हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है यहाँ पर, पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। वायु भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.8, ये सही है। 2.8 से लगभग 2.9% के आसपास हमको मिलता है। और पूरे अगर हम बात करें सियाल की तो उसका 3.8 के आसपास मिलता है। फिर लिखा है भूपृष्ठ प्रवार से, क्या लिखा है, भूपृष्ठ प्रवार से गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा अलग करता है। ये कह रहा है कि भूपृष्ठ और प्रवार के मध्य में कौन सी असंबद्धता है, अर्थात क्रस्ट और मेंटल। प्रवार का तात्पर्य क्या होता है, मेंटल। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा प्रवार है और क्रस्ट है, तो यह हमारा क्रस्ट हो गया, यह प्रवार हो गया। इन दोनों के मध्य में कौन सी असंबद्धता है, यह लिख रहा है कौन सी है, गटनबर्ग है। क्या है, गटनबर्ग। तो क्या गटनबर्ग होता है क्या, नहीं। यहाँ पर जो होता है इसका नाम होता है मोह। क्या होता है, मोह। तो यह गलत हो गया। फिर लिखा है प्रवार, कोर, अर्थात कह रहा है कि मेंटल और कोर, तो यह मेंटल हो गया और यह कोर। इनके मध्य में कौन असंबद्धता है, अच्छा इनके मध्य में लिखा है जो भूकंपीय लहर है पी, इसकी गति में सहसा वृद्धि हो जाती, ये सही। यहाँ पर भूकंपीय जो तरंग पी है इसकी गति में सहसा वृद्धि हो जाती है, यह पूरी तरीके से सही, इस पर कोई डाउट नहीं है। फिर लिखा है पृथ्वी का आंतरिक क्रोड़ गलित अवस्था में पाया जाता है। आंतरिक क्रोड़ ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगर हम कोर का दो पार्ट करें तो एक होता आउटर कोर, एक होता इनर कोर। आउटर कोर तो तरल अवस्था में है लेकिन इनर कोर सॉलिड अवस्था में है, तो इस आधार पर यह भी गलत है। तो यहां पर सही मिला पहला और तीसरा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है, तो मेंटल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेंटल में पाया जाता है। अगला प्रश्न लिखा है भूगर्भ के संबंध में निम्नांकित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला लिखा है धरातल से भूगर्भ की ओर ताप औसतन प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। ये तो सही, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल की उपलब्धता के कारण टेम्परेचर में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। फिर लिखा है पृथ्वी की वाह्यतम परत में सिलिका एवं एल्युमिनियम की बहुलता है। तो ये भी ठीक है, वाह्यतम परत में सिलिका और एल्युमिनियम, क्योंकि सियाल से ही बना है, तो सियाल से बना तो सिलिका और एल्युमिनियम की क्या है, बहुलता है। फिर लिखा है भू क्रोड़ का जो घनत्व होता है 10 से 12, ये भी ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर लिखा है भूगर्भ में भूकंपीय तरंगों का संचार समान गति से होता है, गलत है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक समान मटेरियल से नहीं बनी है, इसलिए भूकंपीय तरंगे जो हैं वक्र के रूप में चलती हैं और असमान गति से चलती हैं। अगर समान संरचना होती, समान डेंसिटी होती, तो भूकंपीय तरंग एक सीधी रेखा में चलती, लेकिन आंतरिक भाग का जो मटेरियल है वह अलग अलग मटेरियल है और सबकी डेंसिटी अलग अलग है, इसलिए भूकंपीय तरंग समान गति से नहीं चलती। तो यह गलत है, बाकी तीन सही हैं और इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा है मोहो स्केल से निम्नलिखित में से क्या मेजरमेंट करते हैं। तो मोहो स्केल जो होता है चट्टानों की कठोरता को मेजरमेंट करने के लिए बनाया गया था। और किसने इसको बनाया था, तो जर्मन मिनरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच मोह महोदय। और इन्होंने जो प्रारंभिक मोहो स्केल बनाया था उसमें 10 कितने कालम थे, तो 10 कालम थे। प्रारंभिक जो था उसमें 10 कालम थे, लेकिन कालांतर में जब और खनिजों की धीरे धीरे खोज हुई तो इस स्केल को इन्होंने 1 से 15 कर दिया। लेकिन जो शुरू का स्केल था 1 से लेकर के 10, इसमें भी प्रारंभिक स्केल पर अगर हम बात करें तो टॉक ही था, मतलब जो टेल्कम पाउडर होता है, और 10वें नंबर पर डायमंड ही था, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर डायमंड था, यहाँ पर टाल्क था। लेकिन जब और पदार्थों की खोज हो गई तो इस स्केल को बढ़ा के कर दिया 15। लेकिन यहाँ पर भी सबसे जो कोमल संरचना है या सबसे जो कह सकते हैं सॉफ्ट है वो टॉक है, और सबसे हार्ड कौन है, वो डायमंड है। तो यह ध्यान रखिएगा, चट्टानों की कठोरता को मेजरमेंट करने के लिए मोहो स्केल का प्रतिपादन किया गया था, जिसका प्रारंभिक स्केल 1 से 10 था। कालांतर में इसको 1 से लेकर 15 तक बढ़ा दिया गया है। अगला लिखा गया है कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं। कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित होती हैं, तो वहां पर प्राथमिक लहरें होती हैं, क्योंकि एसपीएल की बात होती है। 3 प्रकार की लहरें होती हैं,
यल केवल सतह पे चलती हैं, यस आंतरिक भाग में तो प्रवेश करती हैं लेकिन आंतरिक भाग में नहीं प्रवेश करती हैं, कोर में नहीं प्रवेश करती हैं, ए केवल मेंटल तक ही जाती हैं। लेकिन यह कह रहा है कोर में, तो कोर में अगर हम बात करें तो कोर में केवल पी लहर पहुंचती है, ना तो यस पहुंचती है ना तो यल पहुंचती है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लिखा है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नांकित में से किस माध्यम से, अर्थात जो शक्ति है या ऊर्जा है वो प्राप्त करता है, तो उसकी ऊर्जा का जो मुख्य कारण है वो है रेडियो एक्टिव पदार्थ, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल से ही हमारा जो एस्थनोस्फीयर है या जो दुर्बल मंडल है वह अर्धतरल अवस्था में होता है, और उसी अर्धतरल अवस्था के परिणाम स्वरूप ही प्लेटों में गति उत्पन्न होती है। इस आधार पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। बाकी स्पेशल चर्चा तो इस पर हम लोग कालक्रम में करते रहेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक को हम लोग आगे प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। यहाँ पर अगला लिखा है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतें अर्थात सियाल सीमा नीफे की बात की है, तो शेष महोदय ने किया। किसने किया है? शेष महोदय ने किया है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न लिखा है शेष के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है। शेष के अनुसार जो भूपटल की ऊपरी परत है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं? सियाल। उसके पश्चात सीमा फिर नीफे। सियाल सीमा नीफे को शेष महोदय ने ही कहा है, और ऊपरी परत इसकी सियाल है, उसके पश्चात सीमा है फिर नीफे है। अगला यहाँ पर प्रश्न है मोहरोविसिक अर्थात मोह, ध्यान रखिएगा मोह इसका नाम है। मोह अशांतता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? तो हमने आपसे डिस्कस किया है कि अगर आप ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है क्रस्ट, फिर मिलता है मेंटल। क्रस्ट को 2 भागों में कौन बांटता है? तो कोरोनाड है। और यहाँ पर जो इसका नाम है मोह, तो मोह जो है यह क्रस्ट और मेंटल के मध्य में पाया जाता है, अर्थात प्रॉपर्टी और ऊपरी प्रवार। ऊपरी प्रवार का तात्पर्य होता है मेंटल के 2 पार्ट होता है, एक है ऊपरी प्रवार, मेंटल को ही हम प्रवार कहते हैं और मेंटल को ही मध्यमंडल भी कहते हैं और मेंटल को ही पायरोस्फीयर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से किस कारण से होता है? यहाँ पर 2 तथ्य लिखा है, एक लिखा है रेडियो सक्रिय पदार्थ, ये सही है, और गुरुत्वीय बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन, तो दोनों सही है। इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों सही हैं, और इन्हीं दोनों कारणों से आंतरिक भाग में ऊर्जा की प्राप्ति या टेम्परेचर की प्राप्ति होती है और प्रति 100 मीटर पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। अगला यहाँ पर लिखा है अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित होता तो इसमें क्या कंडीशन आपको देखने को मिलती? तो इसमें जो भूकंपीय लहरें होती हैं ये पृथ्वी के जब आंतरिक भाग में प्रवेश करती एक सीधी रेखा में प्रवेश करती और इनकी गति भी एक समान होती। क्या होती? गति एक समान होती और एक सीधी रेखा में गमन करती। लेकिन चूंकि हमको पृथ्वी की आंतरिक भाग में जो भूकंपीय तरंगों की संरचना मिलती है वह असमान गति की मिलती है और वक्राकार मिलती है, जिससे हम लोग यह प्रमाणित कर देते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना असमान है। लेकिन इस चूंकि प्रश्न के अनुसार हमको जवाब देना है तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि यह लिखा है कि एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टान से अगर निर्मित होगा ऐसे में भूकंपीय तरंग समान गति से एक सीधी रेखा में चलेगी। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा है नतिलंब के संदर्भ में नति की दिशा हमेशा निम्नलिखित में से किस कोण पर होती है? तो समकोण पर होती है। किस पर होती है? समकोण पर होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किस क्रिया की वजह से निम्नावलन पैदा होता है? तो निम्नावलन का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो फोल्डिंग की प्रक्रिया होती है इसकी विशेष चर्चा तो हम लोग ऊर्जा कह सकते हैं बल के प्रकार में करेंगे। तो बल का प्रकार जब आगे हम किसी दिन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर स्पेशल चर्चा करेंगे। लेकिन बल में ही एक प्रकार होता है जब फोल्डिंग होती है। क्या होती है? फोल्डिंग। तो फोल्डिंग में कुछ पार्ट ऐसे जब फोल्डिंग होती है तो कुछ पार्ट ऊपर हो जाता है, कुछ पार्ट नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे होता है इसका नाम एंटीक्लिनोरियम होता है, एंटीक्लाइन, और इसका नाम होता है सिनक्लाइन। एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन इसी के दौरान बनता है, अर्थात प्रॉपर्टी का मुड़ना है, विभंजन नहीं। विभंजन का तात्पर्य होता है टूट के अलग हो जाना। निमज्जन का मतलब होता है एक प्रकार से जलमग्न होना, तो ये भी नहीं है। हम बात कर सकते हैं क्या है यहाँ पर सही आंसर है फलन यानी प्रॉपर्टी में फोल्डिंग। तो इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। और इसी प्रकार अगर देखा जाए तो आज का जो एपिसोड था इसमें हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में समझने का प्रयास किए हैं। इसी प्रकार कल हम लोग पुनः जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तो
तो फिर मिला जाए कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।